हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ हमारा तीसरा हेड ऑफ इनकम, राइट, सैलरी, एचपी, पीजीबीपी। तो अब हम इसमें जो टॉपिक डिस्कस करेंगे इसका मतलब समझेंगे, कौन कौन सी इनकम इसमें स्पेसिफिकली आती हैं, इसकी अकाउंटिंग कंप्यूटेशन के कितने तरीके होते हैं, कौन कौन से एक्सपेंसेस की डिडक्शन स्पेसिफिकली दी गई है और कौन कौन से एक्सपेंसेस को स्पेसिफिकली डिसअलाउ किया गया है, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन क्या होता है, बुक्स ऑफ अकाउंट एंड देयर ऑडिट। मतलब क्या होता है, जैसे कि हम सबको पता है कि प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इनकम में से एक्सपेंस को माइनस कर देते हैं और वो जो हमारी आती है बिजनेस इनकम, उसको हम कहते हैं पीजीबीपी की इनकम। अब यहाँ पे प्रॉफिट हमारा कैसे हो सकता है, किसी भी बिजनेस से, यानी कि शॉप, फैक्ट्री या प्रोफेशन, अगर हम कोई भी सर्विसेज रेंडर कर रहे हैं एज अ इन द प्रोफेशनल कैपेसिटी ऑफ अ डॉक्टर, सीए, एडवोकेट्स एक्सेट्रा, राइट। तो जो स्पेसिफिक हमारी इनकम्स दी गई है वो कौन से सेक्शन में है, 28 में, और एक्सपेंसेस हमारे 29 से 43 बी में कवर्ड है। अब स्पेसिफिकली इनकम जो हमारे सेक्शन 28 में कहता है वो क्या कहता है, कोई भी तरीके का प्रॉफिट हो रहा हो या गेन हो रहा हो। बिजनेस के लिए हम बोलते हैं प्रॉफिट और प्रोफेशन के लिए हम बोलते हैं गेन्स, तो वो हमारा इसमें आता है। सेकेंड पॉइंट, कोई भी अगर हमको कॉम्पनसेशन मिल रहा है बिजनेस से रिलेटेड तो वो हमारी इनकम इसमें आती है। तीसरा, इनकम डिराइव बाय अ ट्रेड प्रोफेशनल और सिमिलर एसोसिएशन फ्रॉम स्पेसिफिक सर्विस परफॉर्म फॉर इट मेंबर, यानी कि जो ये एओपी और बीओआई हमारे जितने भी फॉर्म होते हैं, अगर इनसे रिलेटेड कोई भी ट्रेड प्रोफेशनल एक्टिविटी कोई मेंबर्स कैरी आउट कर रहे हैं तो वो मेंबर की इनकम भी हमारी पीजीबीपी की इनकम मानी जाएगी। देन द वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और परक्विजिट विच इज रिसीव्ड अराइजिंग फ्रॉम दी बिजनेस स्पेसिफिकली। एक्सपोर्ट इंसेंटिव हमारे दो तरीके के जो होते हैं, बट उसमें हम डेप्थ में भी नहीं जाएंगे, सिर्फ इतना याद करिएगा, जो एक्सपोर्ट इंसेंटिव एक्सपोर्टर को मिलते हैं वो उनकी पीजीबीपी इनकम मानी जाती है स्पेसिफिकली। देन एनी इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन रिसीव बाय पार्टनर ऑफ अ फर्म, एक पार्टनरशिप फर्म है, उसमें अगर आपको कोई सैलरी इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो आपकी पीजीबीपी इनकम मानी जाएगी, ना कि सैलरी इनकम मानी जाएगी, क्योंकि सैलरी इनकम में आपको याद है मास्टर सर्वेंट नेक्सस कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। जी पॉइंट देखिएगा, एनी सम रिसीव फॉर नॉट कैरिंग आउट एनी एक्टिविटी इन रिलेशन टू बिजनेस। इसका मतलब क्या होता है, मान लीजिए मैं यहाँ पर क्या कहते हैं इलाहाबाद में पढ़ा रही हूँ, अब मुझे अगर पैसा दिया जाता है कि मैं लेट से कानपुर में जा करके ना पढ़ाऊँ, तो वो जो मुझे पैसा मिल रहा है कानपुर में ना पढ़ाने का, वो मेरी कौन सी इनकम मानी जाएगी, वो भी मेरी पीजीबीपी हेड में ही इनकम मानी जाएगी। देन इट सेज कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी। कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी हमारी क्या होती है, जो भी कंपनी के टॉप नॉच ऑफिशियल्स होते हैं, कंपनी उनके लिए इंश्योरेंस कराती है बिकॉज दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द कंपनी। मान लीजिए उनके साथ कोई हैपनिंग हो जाती है तो उससे पैसा जो कंपनी को मिलता है वो कौन सी इनकम उसकी मानी जाएगी, पीजीबीपी हेड में स्पेसिफिकली आएगी। प्रॉफिट एंड गेन ऑफ मैनेजिंग एजेंसी, स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन मतलब बदमाशी वाला बिजनेस, जो हम शेयर्स वगैरह या ऐसा कुछ करते हैं स्टॉक्स एंड शेयर्स है, वो अगर हमारा बिजनेस है देन पीजीबीपी इनकम आएगी। कभी कभार करते हैं तो वो हमारे शेयर्स वाला कैपिटल गेन में जाता है। नेक्स्ट आता है हमारे दो तरीके होते हैं हमारे अकाउंटिंग के, ये आप लोगों को पहले से ही पता है, एक मर्केंटाइल सिस्टम जो कि एक्रूअल बेसिस होता है और एक कैश सिस्टम जो कि एक्चुअल रिसिप्ट्स और पेमेंट पे काम करता है। हम कैसे कंप्यूट करते हैं, इनकम में से हम अपना एक्सपेंस माइनस करते हैं तो आ जाता है हमारा प्रॉफिट। ये हमारा प्रॉफिट आता है एज पर दी अकाउंट्स जो हमारे बने हैं। लेकिन जब हम टैक्स की बात करते हैं तो अंडर द इनकम टैक्स एक्ट हमें इसमें एडजस्टमेंट्स करने होते हैं उसी प्रॉफिट में जो आपके अकाउंट से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकला है। क्या एडजस्टमेंट करते हैं हम, दो चीज़ें ऐड करते हैं और दो चीज़ें लेस करते हैं। हम ऐड क्या करेंगे, ऐसी कोई भी इनकम जो आपकी पीजीबीपी हेड में आनी चाहिए लेकिन आपने गलती से या तो उसे नहीं लिया है या किसी और हेड में कर दिया है कन्फ्यूज होकर के, तो वो उस हेड से माइनस होकर के इस हेड में आ जाएगी। और दूसरा हम क्या ऐड कर देंगे इसमें, ऐसा कोई भी खर्चा जो कि अलाउड नहीं करता है इनकम टैक्स एक्ट, लेकिन आपने उसे डेबिट करके क्या किया, हम जब भी कोई चीज़ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करते हैं तो क्या होता है, हमारा प्रॉफिट उससे कम होता है, तो क्या करेंगे, इसको बढ़ा देंगे। क्यों, क्योंकि भाई वो आपको टैक्स, इनकम टैक्स एक्ट कह रहे हैं कि आपको नहीं अलाउड है। दो चीज़ें लेस क्या करेंगे, मान लीजिए किसी और हेड की इनकम थी और वो आप पीजीबीपी हेड में ले आए हैं तो उसको हम यहाँ से हटा के उस हेड में स्पेसिफिकली ले जाएंगे। और दूसरा क्या करेंगे, लेस जो इनकम टैक्स एक्ट कह रहा है आप इन खर्चों को लीजिए लेकिन आपने नहीं लिए हैं। तो यानी कि ये जो डिडक्शन और एक्सपेंसेस हैं जो हम अभी आगे कवर करेंगे। सबसे पहला आता है जनरल डिडक्शन का सेक्शन, वो है हमारा सेक्शन 37। ये क्या कहता है, एक्सपेंस अगर हमारा पूरा बिजनेस या प्रोफेशन के लिए हुआ है जो कि कैपिटल नेचर का नहीं है और प्रीवियस ईयर में हुआ है, स्पेसिफिकली 30 से 36 में कवर नहीं हो रहा है, तो उसकी डिडक्शन आप सेक्शन 37 में क्लेम कर सकते हैं।
अब स्पेसिफिक डिडक्शंस को देखिएगा, जो एक्सपेंसेस मतलब कि हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर सकते हैं। सेक्शन 30 क्या कहता है, रेंट, रेट, टैक्स, रिपेयर एंड इंश्योरेंस किसके लिए, बिल्डिंग के लिए हम कर रहे हैं, और 31 कहता है वही हम प्लांट एंड मशीनरी के लिए अगर कर रहे हैं तो। सेक्शन 30 में क्या है, कैपिटल नेचर का ऑब्वियसली नहीं होना चाहिए क्योंकि उसके लिए हम डेप्रिसिएशन अलग से क्लेम कर लेते हैं। सेक्शन 32 हमारा कहता है डेप्रिसिएशन हम WDV बेसिस पे लेते हैं और ब्लॉक ऑफ असेट पे लेते हैं। ब्लॉक ऑफ असेट का मतलब क्या होता है, असेट्स फॉलिंग विद इन द सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, और इसमें टैंजिबल और इनटैंजिबल दोनों आते हैं। 35 को ध्यान से समझिएगा, साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर की हम डिडक्शन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा जो ये सेक्शन है वो कवर करता है 3 तरीके की रिसर्च को। पहला होता है साइंटिफिक, दूसरा है सोशल और तीसरा है स्टैटिस्टिकल। रिसर्च या तो असेसी खुद भी कर सकता है या किसी की बाहर आउटसाइड बॉडी को भी करने को दे सकता है। अब ये जो स्टैटिस्टिकल रिसर्च है और सोशल साइंस रिसर्च है, इसके लिए अगर कोई भी असेसी डोनेशन दे रहा है अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी कॉलेज को या रिसर्च एसोसिएशन को तो 100% डिडक्शन है, और अगर साइंटिफिक रिसर्च के लिए अगर दे रहा है वो डोनेशन नेशनल लैब को या IIT को तो 150% है, बट वही अगर कोई कंपनी को दे रहा है रजिस्टर्ड तो उसके लिए 100% है। कंफ्यूज होने की इसमें बिल्कुल भी बात नहीं है, आपको ध्यान क्या देना है कि किस तरीके की रिसर्च है, पहले तो आप उस वर्ड को कैच करिएगा, साइंटिफिक रिसर्च है कि स्टैटिस्टिकल या सोशल साइंस है। इस पर क्वेश्चन आपका आ चुका है MCQ, और ज़्यादातर बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि वो रिसर्च ही नहीं समझ पाते कि कौन सी रिसर्च की बात हो रही है। तो स्टैटिस्टिकल या सोशल साइंस है तो आपका 100% है। यही अगर साइंटिफिक रिसर्च है तो आपको देखना है कि वो किसको दी जा रही है। अगर नेशनल लैब को दी जा रही है तो 150% और कंपनी को दी जा रही है तो 100% चला जाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है कि अगर वो क्या कहते हैं इन हाउस रिसर्च कर रहा है तो उस केस में कैसे होगा। इन हाउस रिसर्च हमारी कौन कर रहा है, अप्रूव्ड कंपनी या नॉर्मल बिजनेस। लैंड के ऊपर खर्चा है तो कोई नहीं, बिल्डिंग के ऊपर है तो 100%, और अदर रेवेन्यू या कैपिटल नेचर का एक्सपेंस है तो हमारा ये चला जाएगा 150%, 1920 का जो रेलिवेंट है, और 100% चला जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, सेक्शन 35D का हमारा चला जाता है। इसको कौन ले सकता है, या तो इंडियन कंपनी इसको ले सकती है या अदर देन इंडियन रेसिडेंट नॉन कॉर्पोरेट असेसी यानी कि फर्म वगैरह इसको ले सकती हैं। किस लिए होता है भाई, जब हम कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें हमारा खर्चा पहले से ही होने लगता है, इनकम तो बाद में आती है। तो हमारे खर्चे किस किस तरीके के होते हैं, यहाँ पे लिस्ट है पूरी, फिजिबिलिटी रिपोर्ट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, सर्वे, लीगल चार्जेस फॉर ड्राफ्टिंग, MOA, AOA, रजिस्ट्रेशन फीस, ये सारे खर्चे जो हमने करे हैं इसको हम क्या अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर सकते हैं जब हमारी इनकम या लॉस अगर हो तो ये है। अब कैसे करते हैं हम इसको, कॉर्पोरेट असेसी यानी कि अगर कंपनी है तो वो हमारा कैसे करेगी, 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट या 5% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड विच एवर इज मोर, यानी कि उसके जो भी कॉस्ट आई है इनकर करिए उसका 5% या जितना उसने पैसा लगाया उसका जो भी ज़्यादा होगा उतना वो क्लेम कर सकता है। और नॉन कॉर्पोरेट के केस में हमारा क्या कहते हैं 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड इज नॉट एप्लीकेबल। किस तरीके से डिडक्शन देते हैं, 5 सालों तक देते हैं 1/5, जो भी इन दोनों में हमारा टोटल अमाउंट आएगा उसको हम 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में डिवाइड करके 5 सालों तक देते हैं जब से हमारा बिजनेस स्टार्ट होता है। नेक्स्ट अब हमारा आता है एक्सपेंसेस स्पेसिफिकली जो हमारे अलाउड है सेक्शन 36 सब सेक्शन 1 में। इसमें हमारा आता है इंश्योरेंस प्रीमियम, कैश के अलावा अगर हमने हेल्थ ऑफ एम्प्लॉयज़ के लिए दिया तो हम उसको अपना क्लेम कर सकते हैं। स्टॉक इंश्योर करने के लिए हमने अपने गोडाउन में स्टॉक को रखा हुआ है, मान लो गोडाउन में आग लग गई तो वो पैसा कौन देगा, इंश्योरेंस कंपनी से। अगर हम जो क्लेम करेंगे 20 लाख का इंश्योरेंस अगर हमने लिया है और हम 15,000 प्रीमियम अगर दे रहे हैं तो जो 15,000 प्रीमियम हम डेबिट कर सकते हैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बोनस या कमीशन अगर एम्प्लॉय को दे रहे हैं बट प्रोवाइडेड वो प्रॉफिट की जगह नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम कई बार बोनस को कहा जाता है इट इज़ एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, तो वो वाला केस हमारा नहीं होना चाहिए। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, ऑब्वियसली अगर हमने कोई भी लोन लिया है किसी प्लांट एंड मशीनरी को परचेज करने के लिए, ऐसा कुछ इससे रिलेटेड खर्चा है तो उसको हम क्लेम कर सकते हैं क्योंकि वो हमारे बिजनेस से डायरेक्टली रिलेटेड है। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू RPF चला जाएगा, एनी सम रिसीव बाय एम्प्लॉय एज अ कॉन्ट्रीब्यूशन टू RPF। बैड डेट्स के कई प्रोविजन होते हैं बट अभी हम उतना डेप्थ में नहीं जा रहे हैं। डोनेशन फॉर एलिजिबल प्रोजेक्ट्स हमारा दिया हुआ है, कोई फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर अगर कंपनी करती है तो उसको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में हम देते हैं। नेक्स्ट हमारा 35AC, CCA, CCC और CCD
कौन कौन से हैं हमारे, AC में आता है एलिजिबल प्रोजेक्ट, इसको जैसे कि स्कूल की बिल्डिंग में पानी का टैंक लगवाना है, कंपनी ने स्पॉन्सर कर दिया तो वही अगर कंपनी ने खर्चा किया तो क्या वो उसे क्लेम कर सकती है, येस। डोनेशन इज कवर्ड प्रोवाइडेड इट इज स्पेसिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, 100% कर सकती है। CCA के लिए क्या चल जाएगा, कोई भी रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम अगर करवा रहे हैं, यानी कि नेशनल फंड फॉर रूरल डेवलपमेंट या नेशनल अर्बन पॉवर्टी इरेडिकेशन कोई प्रोग्राम है, केवल इन्हीं दोनों में अगर आप डोनेशन देते हो तो वो आपकी 100% क्लेम कर सकते हो या डेबिट कर सकते हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। CCC आपका है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट, यानी कि ट्रेनिंग एंड एजुकेशन टू फार्मर्स अगर आपने दिया तो वेटेड डिडक्शन आप 150% क्लेम कर सकते हो। इसमें कई कंडीशंस हमारी स्पेसिफाइड है, उसमें डेप्थ में हमें जाने की अभी ज़रूरत नहीं है। और CCD आपका आता है स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, यानी कि आप वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जा करके उसके एनहांसमेंट के लिए कुछ खर्चा करते हो तो 150% की कंपनी वेटेड डिडक्शन को क्लेम कर सकती है। ये सारे थे जो खर्चे कर सकते हैं। कौन कौन से खर्चे नहीं कर सकते, सेक्शन 40 सब सेक्शन A हमें बताता है। मोटी सी बात इसकी ये है कि भाई जिस पे हमारा TDS नहीं डिडक्ट हुआ है हम उस खर्चे को क्लेम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमने जो प्राइमरी कंडीशन ही उसकी मीट आउट नहीं करी तो हम उसको कैसे क्लेम कर लें। सो इंटरेस्ट, रॉयल्टी, फी फॉर टेक्निकल सर्विस पेबल आउटसाइड इंडिया इन विच TDS इज नॉट डिडक्टेड, एनी सम ऑन अकाउंट ऑफ वेल्थ टैक्स, इनकम टैक्स, STT, FBT। तो ये वेल्थ टैक्स FBT आपका ऑलरेडी डिलीट हो चुका है। इनकम टैक्स और STT पे हमारा क्या है, उस पर अगर ऐसा कोई भी हम खर्चा करते हैं उसको हम नहीं क्लेम कर सकते, क्योंकि हम टैक्स पे भी कर रहे हो, टैक्स का खर्चा भी क्लेम कर ले, तो ये कौन सी बात हुई। PF पे विदाउट डिडक्शन ऑफ TDS और पर्क इज इट पेड बाय एम्प्लॉयर पे। देन आता है हमारा, हमने अगर किसी रिलेटिव को पेमेंट किया है यानी कि स्पेसिफाइड पर्सन है तो हम उसको डिसअलाउ कर देंगे। रिलेटिव हमारा वही वाला डेफिनेशन चला जाएगा, वाइफ, ब्रदर, सिस्टर, पूर्वज, वंशज, डायरेक्टर हु इज हैविंग अ सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। इन सब चीज़ों में कितना हम डिसअलाउ करेंगे, वो जितना असेसिंग ऑफिसर उसको लगेगा कि जितना अनरीजनेबल आपने किया है। मान लीजिए एक आपका कोई रिलेटिव आपने एम्प्लॉय किया और सेम लेवल पे आपने एक बाहर से हायर किया, आप अपने रिलेटिव को दे रहे हो लेट से 2 लाख रुपए और उसी को आप एम्प्लॉय जो हायर किया उसे दे रहे हो आप 1 लाख रुपए। सो ये जो 1 लाख अनरीजनेबल अगर AO को लगेगा तो वो उतना आपका डिसअलाउ कर देगा, यानी कि आपका प्रॉफिट उतने से बढ़ा देगा। प्रॉफिट बढ़ जाएगा, अकॉर्डिंगली हमारी टैक्स लाइबिलिटी बढ़ जाएगी। लेकिन ये सेक्शन हमारा नॉट एप्लीकेबल है, सेक्शन 92B है अगर ये आर्म्स लेंथ प्राइस यानी कि मार्केट प्राइस पे अगर होता है तो। देन हमारा कहता है 40A3 का सेक्शन, यानी कि अगर हम कैश में 10,000 रुपये से ज़्यादा खर्चा करते हैं सिंगल पेमेंट या 2,000 करके हमारा 10,000 से ऊपर चला जाता है तो वो पूरा का पूरा खर्चा हमारा डिसअलाउ हो जाएगा, यानी कि कैश पेमेंट हमारा 10,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों कर रही है गवर्नमेंट, सो एज टू एनकरेज प्लास्टिक मनी या इलेक्ट्रॉनिक मनी, जिससे ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी हो। तब भी जो छोटे बहुत बिजनेसमैन होते हैं उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता तो आप 10,000 तक करो, लेकिन जैसे ही 10,000 से बढ़ेगा आपको बैंक से अकाउंट पे चेक से पेमेंट करना पड़ेगा। यही लिमिट ट्रांसपोर्टर के केस में 35,000 की है। अभी तक ये हमारा फिक्स्ड एसेट पे नहीं अप्लाई करता था, लेकिन अब हमारा कहता है कि अगर फिक्स्ड एसेट हमने ऐसा कुछ कैश पेमेंट करके लिया है तो उसका डेप्रिसिएशन हम 10,000 से ज़्यादा क्लेम नहीं कर सकते हैं फॉर दैट ईयर इन विच द परचेज और कैश पेमेंट हैज़ बीन मेड। एक्सेप्शन, जैसे मैंने आपको बताया इसके एक्सेप्शन हुई, अगर आप डेबिट कार्ड से कर सकते हो, ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू कर सकते हो, LIC, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, IDBI, गवर्नमेंट को कर सकते हो, कॉटेज इंडस्ट्री जहाँ पे नहीं है या जिस दिन बैंक्स बंद थे, कोई नेशनल हॉलीडे थी, उस दिन आपने पेमेंट किया तो उस केस में आप 10,000 से ज़्यादा कर सकते हो। अदरवाइज कैश पेमेंट शुड नॉट एक्सीड 10,000। पार्टनरशिप फर्म के केस में दो हमारे जो होते हैं मेन चीज़, एक होता है सैलरी और एक होता है हमारा इंटरेस्ट। सो इंटरेस्ट हम कितना अलाउ करते हैं, 12% तक अलाउ करते हैं। भले ही डीड में अगर 18% दिया है तो 18 माइनस 12 को हम डिसअलाउ कर देते हैं। नो सैलरी बोनस कमीशन इज अलाउड टू नॉन वर्किंग पार्टनर। केवल वर्किंग पार्टनर के लिए हम सैलरी अलाउ करते हैं। कितना अलाउ करते हैं, हम उसके लिए ये एक स्लैब फॉलो करते हैं। इस स्लैब से हमको क्या मिलेगा कि कितनी सैलरी हम दे सकते हैं, हम उसको कंपेयर करते हैं हमने एक्चुअल कितना दिया है। अगर एक्चुअल हमारा 2 लाख है और इसके हिसाब से 1 लाख बन रहा है तो 1 लाख हमारा डिसअलाउ हो जाएगा। स्लैब हमारा क्या कहता है, या तो लॉस के केस में या फर्स्ट 3 लाख ऑफ बुक प्रॉफिट के केस में हम कितना देते हैं, या तो 1,50,000 या 90% ऑफ बुक प्रॉफिट, विच एवर इज हायर, हम उसको कैलकुलेट करते हैं। और अगर हमारा जैसे मान लीजिए बुक प्रॉफिट 5 लाख है तो 5 लाख में से 3 लाख तो हमने हटा दिया, अब 2 लाख बैलेंस ऑफ बुक प्रॉफिट, 2 लाख का 60% करके इन दोनों का टोटल करके निकालते हैं। बुक प्रॉफिट हमारा क्या होता है, जो भी नेट प्रॉफिट हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिया हुआ है हम
हम उसको लेते हैं और उसमें हम ऐड बैक क्या करते हैं, अगर हमने सैलरी को डेबिट किया हुआ है तो हम ऐड करेंगे, क्योंकि हम फाइनल निकाल रहे हैं कि सैलरी हमारी कितनी अलाउबल है, तो डबल लेस नहीं कर सकते हम उसको। डिडक्शन ऑन पेमेंट बेसिस, यानी कि जैसे जैसे हम पे करेंगे वैसे वैसे हम उसको क्लेम करते चलेंगे। कोई भी टैक्स, सेस, ड्यूटी फी पेड बेसिस पे लेंगे। एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूशन दे रहा है पीएफ ग्रेच्युटी में, जब पे करेगा तब लेगा। बोनस या कमीशन अक्रूवल बेसिस पे नहीं है, एक्चुअल पेमेंट बेसिस पे है। लीव एनकैशमेंट का हमारा चला जाएगा, पेमेंट मेड टू रेलवेज और लोन और बोरोइंग पे जो है। सो एक्चुअल पेमेंट बेसिस का फंडा यहाँ पर चलता है 43B पे। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का मतलब क्या होता है, जो छोटे बिजनेसमैन होते हैं जो कि अपना बिजनेस करते हैं लेकिन अपना बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करना चाहते क्योंकि वो एक बर्डन उनको लगता है या उनके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम है, तो इसको रिलीफ देने के लिए स्मॉल टैक्स पेयर को फ्रॉम द टीडियस वर्क प्रिजम्पटिव टैक्सेशन की स्कीम निकाली गई। सबसे पहला आता है जनरल डिडक्शन का सेक्शन, वो है हमारा सेक्शन 37। ये क्या कहता है, एक्सपेंस अगर हमारा पूरा बिजनेस या प्रोफेशन के लिए हुआ है जो कि कैपिटल नेचर का नहीं है और प्रीवियस ईयर में हुआ है, स्पेसिफिकली 30 से 36 में कवर नहीं हो रहा है, तो उसकी डिडक्शन आप सेक्शन 37 में क्लेम कर सकते हैं। प्रोफेशनल्स के केस में सेक्शन 44A आता है। अगर ग्रॉस रिसिप्ट डॉक्टर्स, सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की या एडवोकेट्स की अप टू 50 लाख हैं तो 50% ऑफ रिसिप्ट हम प्रॉफिट मान लेंगे। आप कोई भी ऑडिट और बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन मत करिए, लेकिन अगर आपको लगता है आपका 50% से कम है तो आपको मेंटेन करना पड़ेगा। बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमारी क्या होती हैं, स्पेसिफाइड बुक्स होती हैं हमारी, यानी कि जो प्रोफेशनल के केस में उनको कब मेंटेन करना पड़ता है, अगर आपकी टोटल इनकम 1,20,000 से ज़्यादा है या आपका टर्नओवर 10 लाख से ज़्यादा है, देन आपको मेंटेन करने की ज़रूरत है, वरना आपको मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी बुक्स कौन सी होती है, कैश, लेजर, स्टॉक, रजिस्टर, ये सारी 6 साल तक आपको मेंटेन करना होता। Who are required to get the books of account audited? Obviously every person AUP BOI जिनका टर्नओवर एसएससी वाइज हम लेते, बिजनेस वाइज नहीं लेते, क्योंकि एक एसएससी के 4 बिजनेस भी हो सकते हैं। तो अगर वो हमारा लिमिट जो हम देखने जा रहे हैं उससे एक्सीड करेंगे तो आपको मेंटेन करना ज़रूरी है। 44A कंपलसरी ऑडिट ऑफ अकाउंट्स हम कब करते हैं, बिजनेस के केस में अगर हमारा टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा है, या प्रोफेशन के केस में अगर 50 लाख से ज़्यादा है हमारी रिसिप्ट, क्योंकि 50 लाख तक है तो हम प्रिजम्पटिव टैक्सेशन ले लेंगे, बट इससे ज़्यादा है तो हमको कंपलसरी ऑडिट भी कराना पड़ेगा। 44AD, AE, BB और BBB हमारा नॉन रेसिडेंट्स के केस में प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के प्रोविजंस होते हैं। तो अगर उससे ज़्यादा, उससे क्या कहते हैं, एसएससी क्लेम्स इज इनकम लेस देन द डीम्ड इनकम, तो भी उसको ऑडिट कराना पड़ेगा। और चार्टर्ड अकाउंटेंट एक करता है बिफोर दी ड्यू डेट। ड्यू डेट और फॉर्मेट क्या है, वो सारी चीज़ें हम आगे जब रिटर्न्स वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें कवर करेंगे, राइट। सो ये पीजीबीपी का टॉपिक इज़ अ वेरी 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 एक्सटेंसिव टॉपिक। हमें अगर अगेन टाइम मिलेगा तो हम जो है इसके ऊपर 1-2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन समझने की कोशिश करेंगे। आउट ऑफ इंटरेस्ट भी कर सकते हैं, अगर मैं भूल जाऊं तो प्लीज़ आप मुझे रिमाइंड कराइएगा, अगर आप लोग आउट ऑफ इंटरेस्ट करना चाहते हैं। नहीं तो जो आए हुए MCQs हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। थैंक यू।